अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पीडीएम की हुकूमत मुखालिफ तहरीक किस जानिब बढ़ेगी, इसकी सिमत का तयन कल पीडीएम के सरबराही इजलास में किया जाएगा, जिसमें इस्तीफों, लॉन्ग मार्च, सेनेट और जिमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने के हवाले से अहम फैसले किए जाएंगे। जबकि अपोजिशन के इस्तीफे पार्टी क़यादत के पास जमा करवाने की डेडलाइन भी आज 31 दिसंबर को खत्म होने जा रही है। और आज अपोजिशन का दावा है कि इस्तीफे मौसूल हो गए हैं, जबकि हुकूमत ने फिर दावा किया है कि हिम्मत है तो इस्तीफे स्पीकर के पास जमा करवाएं, हम फौरी इलेक्शन करवा देंगे। दूसरी जानिब हुकूमत को लगता है कि ऑपोजिशन की तहरीक पीपल्स पार्टी के सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने के ऐलान के बाद ही दफन हो गई है। नून लीग भी सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लेगी। कल आसिफ अली जरदारी मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग को मना लेंगे, या फिर ये दोनों मिलकर आसिफ अली जरदारी को मना लेंगे? और क्या हुकूमत ने आसिफ अली जरदारी से राब्ता करके उन्हें मनाया है? बात करेंगे वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद से। शेख साहब बहुत शुक्रिया। शेख साहब, हुकूमत कह रही है कि पीपल्स पार्टी के ऐलान के बाद पीडीएम की तहरीक दफन हो गई है। जरदारी साहब ओपोजिशन के दूसरी जमातों से कह रहे हैं, मेरी भी सुन लें, जैसे जनरल मुशर्रफ को निकाला था वैसे ही इमरान खान को निकालूंगा। क्या कुछ मैनेज किया है हुकूमत ने, राब्ता किया है, क्या हुआ है? देखें, मुशर्रफ और इमरान खान में फ़र्क है। हर रोज़ एवरी डे इज़ नॉट संडे। और जिस इमरान खान को मैं जानता हूँ वो टोटली मुशर्रफ के साथ भी मैंने काम किया और इमरान खान के साथ काम कर रहा हूँ बतौर वज़ीर दाखिला, और ये मेरी 15वीं अल्हम्दुलिल्लाह वज़ारत है। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि ये अपोजिशन उसके बारे में गलत अंदाजे लगाती है। जो ये सोच रही है वो वैसा नहीं है। आसिफ जरदारी को एक कुशन चाहिए, उसमें कामयाब होता है, ये नहीं होता। ये मैं कल के बाद इस पे या परसों के बाद फैसला कर सकता हूँ। लेकिन क्राइसिस में आसिफ जरदारी जो है उसने पीएचडी की हुई है क्रिमिनोलॉजी में। वो क्राइसिस के में से अपने लिए रास्ता बनाने का बहुत माहिर है, और इनको फंसाएगा, ये फंसेंगे, और उसके लिए गुंजाइश निकलती है या नहीं निकलती, ये मैं फैसला अभी महफूज रखता हूँ। मैं भी उसकी तरह ताश छाती से लगा के खेल रहा हूँ। नहीं, मगर शेख साहब, कोई बैकडोर मुज़ाकरात, कोई डीलिंग कर रहा है जरदारी साहब से हुकूमत की तरफ से या कहीं और से, इदारों की तरफ से? शाहजेब, आपको पता है कि दुनिया में मुज़ाकरात के दरवाजे जिन्होंने करने होते हैं कभी बंद नहीं होते। ना मेरे कहने से बंद होंगे ना वो खुलेंगे। दुनिया में पाकिस्तान के अदारे इतने ज़बरदस्त अदारे हैं, उनकी आंखें भी खुली होती हैं, वो कानों से सुन भी रहे होते हैं। और कोई अगर ये कि क्या ब्रिटिश में M16 काम बंद कर देती है, क्या अमेरिका में CIA काम बंद कर देती है, तो हालात तो बेहतर होंगे। मैं नहीं ख़राब हालात देख रहा। एक लॉन्ग मार्च ज़रूर होगा, उसे हमने कैसे हैंडल करना है ये अब हमने स्ट्रेटजी बनानी है, और मैं पेशावर में आया हुआ हूँ इसी काम के लिए। मगर शेख साहब, जो रास्ता है जरदारी साहब से बात करके, वो कोई भी अगर निकालेगा तो उन्हें कुछ तो देना पड़ेगा। वो क्या देंगे, और क्या वज़ीर आज़म साहब भी उस रास्ते के लिए मान जाएंगे, देने पर मान जाएंगे? बात सवालात आप ऐसे करते हैं कि आप मुझे घेरे में लाते हैं, इसीलिए मैं अवॉइड करता हूँ। देखें, इमरान खान नहीं मानेगा, लेकिन सियासत आखिर का नाम नहीं है। डायलॉग बिल आखिर करने पड़ते हैं, डायलॉग करने पड़ते हैं। इमरान खान जो है एक करप्शन के खिलाफ और NRO के खिलाफ डायलॉग नहीं करेगा। वो कुछ भी फैसला कर सकता है, लेकिन करप्शन पे वो मुज़ाकरात नहीं करेगा। वो कुछ भी सियासी फैसला कर सकता है, लेकिन कोई अगर ये कहे कि अदारे जो हैं वो सोए रहते हैं, अदारे नहीं सोए रहते, वो जाग रहे होते हैं। उनको पता है कि मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं। मगर शेख साहब, जो नून लीग की तरफ से डायलॉग के हामी हों, उन या फिर जिनसे डायलॉग हो सकता हो, उनको तो गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर आप कह रहे हैं कि डायलॉग चलते रहते हैं, शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, ख्वाजा आसिफ साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, तो यहाँ क्यों इतना फिर अग्रेसिव स्टांस है कि उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है जिनसे डायलॉग हो सकता है, जो डायलॉग के हामी हैं? देखें, डायलॉग के हामी शामी कोई नहीं है। केसेस इनके बड़े सीरियस नोयत के हैं। जो लोग इस वक्त बोल रहे हैं, जो लोग मीडिया पे आके अपना रोना रो रहे हैं या अपनी बात पेश कर रहे हैं, वो सारे या तो उन नैब के रडार पे हैं, या वो नैब को मतलूब हैं, या मुस्तकबिल करीब में नैब उनके गिर्द घेरा डाल सकती है। आप किसी आदमी का नाम लें इस इंटरव्यू में जो मैं आपको कंफर्म करूं कि वो रडार में नहीं है, लेकिन वो सियासत में एक्टिवली पार्ट प्ले कर रहा है। इस्तीफे तो लोग टाइप करके दे रहे हैं जो माने ही नहीं जा सकते।
कंप्यूटर पे दे रहे हैं, ये हाथ से लिखने पड़ते हैं। मतलब अब ये दिलचस्प बात है कि जो एक्टिव है पॉलिटिक्स में वो नैब के रडार पर हैं, और अगर केसेस इतनी संजीदा नोयत के हैं जिसकी वजह से शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करना लाजमी था, तो फिर मोहम्मद अली दुर्रानी को उसी शहबाज शरीफ से मिलने किसने भेजा था? ये कौन कर रहा है? ये आपको भी पता होगा कि कौन कर रहा है, लेकिन असल बात यह है कि अगर मेरा दिल किसी काम के लिए राजी है तो मैं शाहजेब को इंटरव्यू दे रहा हूं। अगर मेरा दिल राजी ना हो तो मैं हाथ जोड़ के माजरत कर लूं कि यार कल उनकी वर्किंग कमेटी है, उसके बाद इंटरव्यू करेंगे। चीजें चलती रहती हैं और पाकिस्तान का मीडिया इतना स्ट्रांग है कि कोई चीज 3-4 दिन से ज्यादा नहीं चलती। वैसे मगर मुझे ये बता दें, वो एक ही है जो ये सब कर रहा है? शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार भी, फिर साथ में दुरानी साहब को उनसे मुलाकात के लिए भेजना भी, फिर ख्वाजा आसिफ साहब की गिरफ्तारी भी, क्योंकि हुकूमत कहती है दुरानी साहब को भेजने से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि मेरी गिरफ्तारी के पीछे इमरान खान है। ये नहीं मुझे पता कि कौन सी हिकमत अमली, मुझे अभी 12-13 दिन हुए हैं, कौन किसको भेज रहा है कौन किसको भेज नहीं रहा। एक अभी तो देखे ना 22 इसके महकमे हैं दाखिला के, अभी आज मैंने पेशावर में 2 का चार्ज लिया है। अभी मार्च के बाद फैसला होगा, ये मार्च के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। अगर पीपल्स पार्टी हिस्सा लेगी तो कोई वजह नहीं कि सेनेट के इलेक्शन में नून लीग हिस्सा ना ले। मगर आपको क्या लगता है कि कल नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी को मना लेंगे या पीपल्स पार्टी इनको मना लेगी? $1 मिलियन का क्वेश्चन आपने किया है, इसीलिए मैं आज आपको अवॉइड कर रहा था। कोई किसी को नहीं खाएगा, ये एक दूसरों के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे, ये इलेक्शन इताद नहीं करेंगे। बिलावल ने कहा हम सेनेट में इलेक्शन इकट्ठा लड़ें, कैसे लड़ सकते हैं जी? सारी जिंदगी नून लीग ने वोट लिया है पीपल्स पार्टी के खिलाफ, सारी जिंदगी नून लीग का वोट जो है वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ रहा है। और मैं उन अल्फाजों को दोहराना नहीं चाहता, मैं अच्छा नहीं समझता जो एक दूसरों के खिलाफ इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी आगे किसी जगह जाके एक हो जाएंगे, नहीं हो। फजलुर रहमान का कोई मसला नहीं है, वो नवाज शरीफ की हुकूमत में भी रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में भी रहे हैं, वो मुशर्रफ की हुकूमत में भी रहे हैं। मैं मुशर्रफ की मुलाकातों में शामिल होता था। तो ये कहना कि वो अकरम दुरानी साहब और फजलुर रहमान साहब मुशर्रफ के साथ थ्रू नहीं थे, उनके साथ भी थ्रू थे। पहली दफ़ा वो मुश्तिल हो चुके हैं और पिच से बाहर निकल के खेल रहे हैं। उसके सियासी कॉन्सिक्वेंसेस क्या पैदा होते हैं और उसके सारे शहर के सारे मुल्क के सियासी चौधरी मर जाएं। फजलुर रहमान इस्तेमाल तो हो सकता है, लेकिन मैं उनसे अपील करता हूं कि वो दीनी मदरसों को इस्तेमाल ना करें। इस्लाम और इस्लामाबाद में मौलाना साहब फ़र्क समझे। इस्लाम के नाम पर इस्लामाबाद में छावनी डालने के उनके ख्वाब कभी पूरे नहीं हो सकते। शेख साहब ये बता दें कि हुकूमत और इदारे उसी तरह एक पेज पर हैं जिस तरीके से कुछ महीने पहले थे? लोगों को गलतफहमियां होती रहती हैं, पैदा होती रहती हैं, ऊपर नीचे लोग और अदारे के बारे में बातें करते हैं। बिल्कुल एक पेज में मेरे सामने 2 दफ़ा कमर बाजवा साहब ने सारे अपोजिशन लीडरों को कहा कि जो भी जमहूरी हुकूमत होगी फ़ौज उसके साथ खड़ी होगी, और उन्होंने कहा अगर आपकी हुकूमत होगी आपके साथ भी फ़ौज खड़ी होगी। मैं आपको, जो कि उसका नुकसान मुझे बाद में भुगतने पड़े, मैं आपको ये स्टेटमेंट दे रहा हूं कि मेरे सामने सारी अपोजिशन को उन्होंने कहा कि जो भी मुंतखब होगी हुकूमत, पाक फौज उसके पीछे खड़े होगी। हम जमहूरियत और जमहूरी प्रोसेस को आगे लेकर जाना चाहते हैं। तो इसके बाद क्या शक व शुबा की गुंजाइश रह जाती है? और अगर अदारों की सियासत ही ये कर रहे हैं, देखें ना अब इनके बयानियों में क्यों फ़र्क आ रहा है। इनको समझ आ गई कि जो हमने बयानिए दिए वो हमारे गले पड़ गए, हमने अपनी खुद सियासी कब्र खो दी है। तो अब आप देखें कि उनकी अल्फाजी जो है वो वफा जफा में बदली जा रही है, और दगा जो है नुक्ते को मिटा दिया है वो दुआ में बदल रहा है। हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे, एक ही नुक्ते ने महरम से मुजरम कर दिया। अब उन्होंने दगा का नुक्ता मिटा दिया है और वो दुआ की तरफ आ गए, गैन का नुक्ता मिटा दिया। तो इसीलिए पूछ रहा हूं कि अभी तक हुकूमत और इदारे उसी तरह एक पेज पर हैं जितना कुछ दिन पहले थे? एक पेज पे है। देखें आरा जो है मुख्तलिफ औकात मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन जमहूरियत के साथ फौज की कमिटमेंट लाजवाल है। बहुत शुक्रिया शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। कल नून लीग क्या जरदारी साहब को मनाने की कोशिश करेगी या नून लीग भी वही फैसला कर चुकी है जो पीपल्स पार्टी ने किया? राना सनाउल्लाह से पूछेंगे एक ब्रेक के बाद।
कल अहम इजलास होगा और खबरें आ रही हैं कि नून लीग पहले ही फैसला कर चुकी है कि बाई इलेक्शन भी लड़ने हैं, सेनेट के इंतखाबात में भी हिस्सा लेना है। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद। राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब, कल आपका तवील इजलास हुआ, मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात हुई। कल अब फैसला यह किया है कि जरदारी साहब को और पीपल्स पार्टी को मनाना है और मौलाना फजल रहमान के मौकफ पर ले जाना है, या आप खुद भी फैसला कर चुके हैं और सिर्फ उसकी अब अनाउंसमेंट बाकी है कि हाँ जी सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेना है, मैदान खाली नहीं छोड़ना है, बाई इलेक्शन में भी हिस्सा लेना है? नहीं, हमारा बड़ा मुसम्मम इरादा है कि हम उनको मनाएं, लेकिन साथ ये इरादा भी है कि अगर कोई नहीं मानेगा तो फिर हम खुद भी मान जाएंगे, क्योंकि PMLN में दोनों राय मौजूद हैं कि इस्तीफ़े फौरी दे के और इन इलेक्शंस का बाइकआउट करके जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो इस तरह से तहरीक को जो है वो आगे बढ़ाया जाए। लेकिन ये राय भी मौजूद है कि अगर इस राय पे अड़े रहने से PDM का जो है वो नुकसान होता है, तो फिर इस्तीफ़ों का जो एक स्टेज है कि जी आखिरी मरहले पे देना चाहिए, तो वो मरहला को आगे भी आ सकता है। तो हमें जो है वो PDM को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए और इस तहरीक को जो है वो आगे जाके मजबूत करना चाहिए, ताकि ये गवर्नमेंट जो है इसको बाई आल मीन्स टफ़ टाइम दें और इस सिलेक्टेड टोले को जो है इस मुल्क से उतारें और इस मुल्क की और कौम की जान छुड़ाएं। मगर जरदारी साहब कह रहे हैं कि उनकी भी सुन लें, जिस तरह उन्होंने जनरल मुशर्रफ को निकाला उस तरीके से इमरान खान को वो निकाल सकते हैं, तो आप उनकी सुन नहीं रहे, उनका ऑप्शन जो है वो नहीं मान रहे आप? नहीं, बिल्कुल हमारा फैसला यही है कि कल के इजलास में जिस तरह से मरियम नवाज़ साहबा ने भी कल कहा है कि हम उनका मौक़िफ़ सुनेंगे, उनकी दलील सुनेंगे, और उसके बाद जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब का भी एक नुक्ता नज़र है, उनकी भी एक दलील है, और उसके बाद कोशिश ये करेंगे कि कोई ऐसा कंसेंसस पॉइंट हो कि जिसके ऊपर सब पार्टीज़ मिल के जो है उस तहरीक को आगे बढ़ा सकें। और सब अभी तक नहीं बताया जरदारी साहब ने कि वो क्या सोचते हैं, क्योंकि ऐसा लगा वो गिला कर रहे थे उस तकरीर में कि भाई हमारी भी सुन लें कि वो क्या चाह रहे हैं कि किस तरीके से इस हुकूमत को गिराना है उनके बकौल। वो अभी तक उन्होंने बताया नहीं आपको? नहीं, देखिए उनकी इससे पहले तो जब भी कभी उनसे बात हुई है तो उन्होंने ये कहा कि हमारी CEC की मीटिंग जो है वो 29 दिसंबर को होने जा रही है और उसके बाद हम जो है इसके ऊपर बात करेंगे। अब जो उनकी CEC की मीटिंग हुई है उनके फ़ैसलों का तो उन्होंने अनाउंस नहीं किया उन फ़ैसलों को, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि हमने कुछ तजावीज़ जो हैं वो मुरतब की हैं और उन तजावीज़ को जो है वो PDM की सरबराही मीटिंग में रखेंगे। तो अब वो पहली बार अपनी सुनाएंगे, तो सब का सुनने का मूड है, और सुनने के बाद जो है ये भी इरादा है कि कोई एक ऐसी सूरत हाल जो है वो इवॉल्व की जाए कि जिससे PDM जो है वो बरकरार रहे और ये तहरीक जो है इसी मजबूती और इत्तफाक राय से आगे बढ़े। साहब, जो एक पहले राय थी पीपल्स पार्टी के इन हाउस चेंज के हवाले से, नून लीग समझती है कि इन हाउस चेंज मुमकिन है कि इनके इत्तेहादियों से बात की जाए, या आप समझते हैं कि इन हाउस चेंज मुमकिन नहीं है? देखिए, इन हाउस चेंज जो है, क्योंकि ये इलेक्शन जो है ये रिग इलेक्शन है, इस इलेक्शन में बाकायदा जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने अपने कैंडिडेट फील्ड किए, कैंडिडेट एक पार्टी से उठाए दूसरी पार्टी में भेजे, फिर उनको इलेक्ट करवाया, तो इसलिए जो एक बैलेंस फिगर है वो तो उनके पास है, जो कि राउंड अबाउट 50 to 60 वोट्स हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट के बगैर जो है वो किस तरह से अदम एतमाद की तहरीक जो है वो यानी पास हो सकती है या फ्रूटफुल हो सकती है। ये बात अगर पीपल्स पार्टी सामने रखती है तो इसके ऊपर जो हकायक हैं उसके ऊपर उनसे बात करेंगे, वो हमें 2 + 2 4 करके बताएं तो बिल्कुल हम मानने को तैयार होंगे। और क्या और दूसरा ये है कि ये अदम एतमाद की जो अदम एतमाद की जो तहरीक है, इसमें जिसने तहरीक पेश करनी है उसे जो नंबर वह पूरा करना होता है। अगर आप नंबर पूरा कर भी लें, और जिस किस्म का ये इस रजीम है, जो घटिया हथकंडे और जो इंतकामी कार्रवाई हो रही हैं, ये वैसे आपके 5, 7, 10 बंदों को पकड़ के बैठा लें किसी जगह पे और उसके बाद आपकी तहरीक जो है वो नाकाम हो जाए, उसके बाद आप शोर करते रहें। मगर ये 2018 के इलेक्शन के बाद भी तो सारा ये जो है वो एहतजाज हो ही रहा है ना। मगर जब तो इसलिए हमारी नज़र में ये कोई सेफ तरीका नहीं है। ऐसा मगर जब मरियम नवाज साहिबा गिलगित बल्तिस्तान में थी तो उन्होंने कहा था कि हमारे लोगों से राब्ते हुए हैं। उसके बाद एक मुलाकात होती है दुरानी साहब की शहबाज शरीफ साहब से। हुकूमत कहती है हमारे इस मुलाकात से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही हमने दुरानी साहब को भेजा था, ना हमने इजाज़त दी। क्या आपकी पार्टी से भी राब्ते किए गए हैं शहबाज शरीफ साहब और दुरानी साहब के राब्ते के अलावा, और शहबाज शरीफ साहब ने कोई पैगाम उस मुलाकात के बाद पहुँचाया है जो कि आपकी हिकमत अमली से हटकर था, इस वक्त की जो हिकमत अमली है?
देखिए PMLN ने जो है वो आला सतह जो हमारी जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी है, CEC है, हमने ये फैसला किया है कि पार्टी सरबराह के बग़ैर, यानी उसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं या मरीम नवाज साहब हैं, जो पार्टी लीडरशिप है, इसके अलावा कोई बंदा भी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से या किसी और जगह से जो है वो कत्तन रब्ता नहीं करेगा। अगर कोई रब्ता करेगा भी तो वो सॉरी बोलेगा। उस लेवल पे अगर कोई रब्ता करेगा तो उस लेवल पे ऊपर जो है वो बात हो सकती है, लेकिन अभी तक हमारी लीडरशिप ने हमें ये इस एतमाद में नहीं लिया कि उनसे कोई रब्ता हुआ है या नहीं हुआ है। जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि रब्तों की कोशिश हो रही है, रब्तों की कोशिश हुई है, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो है वो इस रब्तों से जो है वो इनकार किया है और उन्होंने किसी से रब्ता नहीं किया। और आपकी इन्फॉर्मेशन है कि पीपल्स पार्टी से रब्ता हुआ है या नहीं हुआ? देखिए, पीपल्स पार्टी से रब्ते की इन्फॉर्मेशन तो मैं तब कहूँ ना कि अगर मेरे साथ पीपल्स पार्टी के किसी ज़ोमा ने जो है वो बात की हो कि जी हमारा रब्ता हुआ है, लेकिन एक सियासी कारकुन के तौर पे मेरी असेसमेंट है कि शायद पीपल्स पार्टी से रब्ते हुए हैं। और पीपल्स पार्टी ने खुद ये बताया नहीं है कि जी राब्ते हुए हैं और हम समझते हैं कि ये सॉल्यूशन है, इसलिए जरदारी साहब कह रहे हैं कि मेरी भी सुन लो। नहीं, पीपल्स पार्टी जो है वो इस तहरीक में जो है वो पूरे जोश जज्बे से साथ जो है वो शरीक है और वो आगे चलना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन इलेक्शंस का बाइकआउट करना और असम्बली से इस्तीफ़े देने का उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस जो है या उनका जो इस बारे में जो उनकी सोच है उसके बारे में वो ये बड़ी दलील से बात करते हैं और इसके ऊपर बड़ा एडमेंट हैं कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए, इलेक्शन का बाइकआउट और असम्बलियों से बाहर आना ऐसी सूरत में कि बाद में जो है वो ज़िमनी इलेक्शन हो सकें, ये उनकी जो है वो फ़िलासफ़ी में नहीं है। और वो समझते हैं कि अभी वो स्टेज नहीं आई कि जिसे ये कहा जाए कि अब आखिरी धक्का दो गवर्नमेंट को और वो जो है वो इस्तीफ़े जो है वो पेश किए जाएँ। वो इस्तीफ़ों के पेश करने की बात करते हैं, इससे इनकारी नहीं होते, लेकिन वो कहते हैं कि इसे एक लास्ट ऑप्शन के तौर पर जो है इसे एक्सरसाइज करना चाहिए। बहुत शुक्रिया हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तारी के बाद आज लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया। समाअत के दौरान नैब के वकील ने कहा कि ख्वाजा आसिफ कमरा अदालत में मौजूद हैं। उन्होंने अपनी आमदनी से जायद असासे बनाए और अपनी अहलिया और बच्चों के नाम पर भी असासे बनाए। ख्वाजा आसिफ के असासे 51 लाख से 81 करोड़ 20 लाख तक पहुंच चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपने ज़राए आमदनी जाहिर नहीं किए। अदालत ख्वाजा आसिफ का जिस्मानी रिमांड दे ताकि तफ्तीश मुकम्मल हो सके। दौरान समाअत ख्वाजा आसिफ ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इमरान खान नैब पिंडी से रिजल्ट नहीं ले सके, इसलिए केस लाहौर भेज दिया। मैं 7 मरतबा रुकने कौमी असम्बली रहा हूँ, मगर केस सिर्फ 21 करोड़ का बनाया गया, जिस पर एहतसाब अदालत के जज ने कहा कि ख्वाजा साहिब हो सकता है कि तफ्तीश हो तो पता चले कि 21 करोड़ और निकल आए। समाअत के दौरान ख्वाजा आसिफ के वकील ने जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त की मुखालफत की और कहा कि नैब रावलपिंडी ने ख्वाजा आसिफ को जब भी तलब किया वो हर बार पेश हुए। नैब लाहौर ने भी 5 मरतबा तलब किया, 5 बार ख्वाजा आसिफ पेश हुए और नैब को तमाम मतलूबा रिकॉर्ड फराहम किया। बाद में अदालत ने ख्वाजा आसिफ का 13 जनवरी तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया और नैब को आइंदा समाअत पर तफ्तीशी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। एक दिलचस्प बात यह है कि ख्वाजा आसिफ के खिलाफ FIA को तहकीकात का कहा गया था। इस हवाले से 3 दिसंबर को द न्यूज़ में उमर चीमा की खबर शाया हुई, जिसके मुताबिक FIA को कहा गया कि ख्वाजा आसिफ के खिलाफ दुबई के इकामे की बुनियाद पर मुकदमा बनाया जाए और ये कहा जाए कि वजीर खारजा होते हुए उन्होंने कौमी राज गैर मुल्की हुकूमत को फरोख्त किए। खबर के मुताबिक साबिक DG FIA बशीर मेमन की तरफ से इस पर जवाब दिया गया कि सबूत कहां से हासिल किए जाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो उन्हें क्लियर कर चुकी है, मगर उन्हें इस बात का जवाब नहीं दिया गया। खबर के मुताबिक बशीर मेमन को कहा गया कि वो एक प्रेस रिलीज जारी करें कि FIA ख्वाजा आसिफ के खिलाफ गद्दारी की तहकीकात कर रही है, क्योंकि उन्होंने कौमी राज फरोख्त किए हैं। मगर बशीर मेमन ने इनकार कर दिया और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि बगैर किसी शवाहिद के FIA ऐसा कोई ऐलान नहीं कर सकती। बाद में साबिक DG FIA बशीर मेमन ने सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को दिए गए इंटरव्यू में इस बात की तस्दीक की कि उन्हें ख्वाजा आसिफ के खिलाफ कार्रवाई का कहा गया था। ख्वाजा आसिफ का जो केस था वो बड़ा अजीब सा केस था कि जी ख्वाजा आसिफ साहब एक कंपनी थी दुबई की जिसमें वो नौकरी करते रहे हैं एंड ही वाज डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और उन्होंने ये आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी की है। वजीर दिफा थे, वजीर दिफा थे, तो आइन गद्दारी का पर्चा हो गया। गद्दारी का पर्चा। अब उसकी इंक्वायरी के लिए उसके लिए एविडेंस हमें चाहिए होता है। नहीं, एविडेंस था क्या? अवेलेबल एविडेंस क्या था? कुछ भी नहीं। इसके अलावा गुज़िश्ता महीने
पंजाब एंटी करप्शन ने 37 सियासतदानों के खिलाफ तहकीकात शुरू की थी। उनमें भी ख्वाजा आसिफ और उनके खानदान का नाम शामिल है। शामिल करते हैं। नए साल की खुशखबरी देना चाहता हूँ कि हमने जो फिक्स टैक्स रिजीम थी वो 31 दिसंबर 2021 तक हमने एक्सटेंड कर दी है। जो डिस्क्लोजिंग द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी जो आप जब इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ में, उसकी हमने एक्सटेंशन 30 जून 2021 तक कर दी है। एग्जेम्पशन फॉर डिस्क्लोजिंग सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर बायर्स, उसको भी हमने 31 मार्च 2023 तक एक्सटेंशन दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज ये बड़ा ऐलान किया। तामीराती शोबे के लिए फिक्स्ड टैक्स रिजीम में 31 दिसंबर 2021 तक तौसी कर दी है। आम बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि फोरक्लोजर लॉज में बेहतरी के बाद बैंकों ने 378 अरब रुपए तामीराती शोबे के लिए मुख्तस किए हैं। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन हमारे साथ मौजूद है। शौकत तरीन साहब, बहुत शुक्रिया। आप तो ज़ाहिर है एक मॉर्गेज मार्केट डेवलप हो इसके हामी रहे हैं। वजीर आजम ने सारे मामले को बड़ा संजीदगी से लिया है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो, मईशत चले, साथ में फोरक्लोजर लॉस तब्दील हों ताकि बैंक्स फाइनेंसिंग के लिए आएँ। आप समझते हैं कि एक तो एक्सटेंशन करना है स्कीम में, ये भी एक अच्छा कदम है, और बैंक का जो इंटरेस्ट होगा उसकी वजह से एक चीज़ फाइनली डेवलप होती नजर आ रही है। ये बहुत अच्छा है, बिकॉज ये जो अप्रैल में अनाउंस हुआ था, तो आप देखिए ना, ये मॉर्गेज कंस्ट्रक्शन जो बिजनेस था, ये फॉर्मल सेक्टर में या फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर में सपोर्ट नहीं होता था, और उसकी वजह ये थी फोरक्लोजर लॉ जो है वो ठीक नहीं थे, और इंटरेस्ट रेट्स वगैरह भी हाई थे। तो इन्होंने ये जो पैकेज दिया था कि 5 मरले के लिए आप 5% पे, 10 मरले वाला 7% पे, तो आपका जो एक किस्म से इंटरेस्ट रेट थे वो भी बड़े ही अच्छे कर दिए गए थे। और फिर बाकी ये था कि फोरक्लोजर लॉ भी ठीक हो गया था सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, और ये फिर बैंक्स को भी ये कहा गया था कि इसमें आप हिस्सा लें, और बैंक्स के लिए ये बहुत ही सिक्योर्ड और प्रॉफिटेबल ये बिजनेस है। तो उन्होंने कहा 5% हमारी जो बैलेंस शीट्स हैं उसका, या जो लोनिंग है उसका हम बीच में कमिट करते हैं। तो ये आज जो था, क्योंकि शुरू के बीच में अप्रैल से जो शुरू हुआ, तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो एक चीज जो नहीं हो रही होती उसको स्टार्ट होते भी काफी टाइम लगता है। तो वो अब दिसंबर तक, हालांकि पोर्टल्स वगैरह पे तो चले गए और लोग तैयार हैं इस वक्त उसके बीच में मतलब कंस्ट्रक्शन करने में, लेकिन आज का ये ऐलान बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर आज ये बंद हो जाता या आज वो एमनेस्टी खत्म हो जाती या टैक्स वाली चीज छूट खत्म हो जाती, तो ये यहीं ठुस होकर रह जाता। तो ये एक साल जो आगे किया है इसका टैक्स के ऊपर भी, और इसके ऊपर जो एमनेस्टी भी 6 महीने की बात की है, ये बड़ी अच्छी बात है। हालांकि IMF का प्रोग्राम है, उसके बावजूद ये किया गया है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। वैसे एक दो राय हैं। एक राय ये है कि जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, जब इकोनॉमी ओवरऑल ग्रो करती है उसके साथ लैग के साथ ग्रो करता है। जब लोगों के पास पैसा आता है वो घर बनाते हैं। आपको लगता है कि इकोनॉमी को लीड कर सकता है कंस्ट्रक्शन सेक्टर? बिल्कुल लेके जा सकता है। देखिए, मैं ये जरूर कहूंगा कि दुनिया के बीच में जो हाउसिंग स्टार्ट्स होते हैं, ये मॉर्गेज जो है, ये अच्छी इकोनॉमीज का 30, 40, 50, 60% होता है। हमारा तो मतलब एक परसेंट से भी कम है। तो जब लोग जो हैं जो बना रहे थे 3 लाख 4 लाख घर अपने पैसों से बना रहे थे, तो अब जब उनको फाइनेंसिंग ही अवेलेबल हो जाएगी और इतने सब्सिडाइज रेट्स पे हो जाएगी, जिसके बीच में ये छोटे घरों के लिए, पहले लाख घरों के लिए तो हुकूमत 3 लाख रुपया तो उनकी इक्विटी में पैसे डाल देगी। तो उससे तो बिल्कुल देखे ना, ये तो हुकूमत दे रही है ना पैसे 3 लाख रुपया, और उनको क्या लग रहा है 5% या 7%, 5 मरला 10 मरला, तो ये सेगमेंट तो एकदम उठेगा, बिकॉज इसमें उनकी अपनी एक किस्म से कमिटमेंट है, बहुत थोड़ी है। तो ये एक चीज, फिर जैसे जैसे ये शुरू होगा तो 40 इंडस्ट्री खड़ी हो जाती है, इससे एक इकोनॉमी में मोमेंटम आएगा। अनएम्प्लॉयमेंट जो है इससे कम होगी, क्योंकि हर घर के ऊपर अगर फर्ज करें, पहले हमारा रूल ऑफ थंब होता था 35 लोग लगते हैं, लेकिन चले आजकल ऑटोमेशन हो गई, आजकल मैकेनाइजेशन हो गई है, तो उस 20 भी लोग रखें एक घर पे, तो 1 लाख घर अगर आप पहले बनाएंगे तो तकरीबन 2 मिलियन जॉब्स क्रिएट करेंगे, और ये बहुत सिग्निफिकेंट है पाकिस्तान के लिए। सब ओवरऑल इकोनॉमी के हवाले से भी बताइएगा। हुकूमत ज़ाहिर है एक करंट अकाउंट सरप्लस के नंबर को कह रही है कि ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है। आपको लगता है कि ये सस्टेनेबल है, और आपको लग रहा है कि अब यहाँ से हम एक ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं?
देखिए वो सरप्लस जो है ना, वो जो करंट अकाउंट सरप्लस उसका हैज प्रॉब्ली वेरी लिटिल टू डू विद द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। वो आप हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी आप देखेंगे जो आज मेजर सेक्टर्स हैं आपके, जिसमें ये आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो कैसे ग्रो कर रहा है, और उसमें एसएमई भी कैसे ग्रो कर रही है, फिर एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे ग्रो कर रहा है, और फिर अब ये तीसरा जो है ये हाउसिंग जो है, ये एम्प्लॉयर्स हैं। तो इसमें हाउसिंग को तो इन्होंने ये किक स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन हम अभी भी जो है हमारा इंडस्ट्रियल और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो अगर थोड़ा सा उसमें वो मोमेंटम अभी नहीं आया जो कि आना चाहिए। लेकिन मेरा अपना व्यू ये है कि जैसे ही आप इसको ये जिस तरीके से स्टेबिलिटी आती जा रही है और गवर्नमेंट जिस तरीके से इंडस्ट्री को, एक्सपोर्ट्स को जो प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मोमेंटम आता जाएगा, तो ये हाउसिंग सेक्टर जो है ये उसको मदद देगा। बहुत शुक्रिया शौकत अली साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। बहुत मस्बत डेवलपमेंट कह रहे हैं कि इसके इकोनॉमी पर मस्बत असरात होंगे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कर्क में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। गुज़िश्ता रोज मुश्तइल मुजाहिरीन ने जिला कर्क के गांव टेरी में हिंदुओं की इबादतगाह की तोसी के खिलाफ मुजाहरा किया और इमारत को तोड़ फोड़ कर आग लगा दी थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस वाकये का खुद नोटिस ले लिया है और 5 जनवरी को इस मामले पर समाअत होगी। वाकये में मुलविस अफराद की गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। डीपीओ कर्क इरफानुल्लाह का कहना है कि वाकये में मुलविस 350 से ज्यादा अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि अब तक 45 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जिस इबादतगाह को मुश्तइल अफराद ने निशाना बनाया है वो हिंदुओं की एक पुरानी इबादतगाह है। कर्क के गांव में 1919 से ये इबादतगाह कायम है। इस मकाम पर हिंदुओं की आबादी नहीं है, मगर मुल्क के दूर दराज इलाकों से हिंदू यहाँ आते हैं और इबादत करते हैं। हिंदू कम्युनिटी के मुताबिक उनके गुरु 1919 में यहाँ आए थे और इस मकाम पर उनकी मौत वाक़या हो गई और इस जगह पर उनकी समाधि बना दी गई थी, जिसकी वजह से ये जगह हिंदू कम्युनिटी के लिए ख़ास अहमियत रखती है। रोहित कुमार एडवोकेट, जो हिंदू कम्युनिटी ट्रस्ट के कानूनी मामला देखते हैं, उनका कहना है कि दूर दराज से आने वालों के क़याम और समाधि की तोसी के लिए 65 लाख रुपए में ट्रस्ट की तरफ से ज़मीन खरीदी गई। इस हवाले से तकरीबन 1.5 साल तक बातचीत चलती रही और रवां साल 22 दिसंबर को मकामी लोगों से मुआहिदा भी तय पाया, जिसके मुताबिक हिंदू कम्युनिटी के अफराद इसकी मरम्मत और 4 दीवारी की तामीर कर सकते हैं। और फिर ये वाक़या हो गया। इंसानी हुकूक की वज़ीर शेरी मज़ारी ने ट्विटर पर इस वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को इस बात को यकीनी बनाना होगा कि इस वाक़े में मुलविस मुजरिमान को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। हमारी वजारत इस हवाले से आगे बढ़ रही है। एक हुकूमत की हैसियत से ये हमारी जिम्मेदारी है कि तमाम शहरियों और उनकी इबादतगाहों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। इसके अलावा वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने ट्वीट किया है कि कर्क में हिंदू समाधि को आग लगाना अक़लियतों के खिलाफ जहन साजी का शाखसाना है। मसला ये है कि दहशत गर्दी से तो फौज लड़ सकती है, लेकिन शिद्दत पसंदी से लड़ना सिविल सोसाइटी का काम है। हमारे स्कूलों से लेकर मुआशरती महफिलों तक शिद्दत पसंदी के खिलाफ कुछ नहीं किया जा रहा और हम इस दलदल में मजीद धंसते जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी ने कहा है कि गैर मुस्लिमों की इबादतगाहों को नुकसान पहुँचाना इस्लामी तालीमात के मुनाफी है। आईन पाकिस्तान भी गैर मुस्लिम आबादी और उनकी इबादतगाहों की हिफाजत पर जोर देता है। समाधि के मामले पर तनाज़ा कई दहाइयों पहले शुरू हुआ। 1997 में इस जगह को मस्मार कर दिया गया था, मगर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को हिंदू समाधि को बहाल करने और दोबारा तामीर का हुक्म दिया था और अब फिर ये अफसोसनाक वाक़या हो गया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।